मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम जनों की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार लगाते हैं, जिसमें जनता की समस्या सुनकर प्राथमिक स्तर पर उसका निराकरण इस जनता दरबार का मकसद होता है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई अधिकारी भी मौजूद होते हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखाई पड़ी, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि आखिर उसका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम अनाबी बताया। और जब मुख्यमंत्री ने पूछा कि समस्या क्या है, तो उसने कहा, दरअसल मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरा एडमिशन करा दीजिए। मौके पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि किसी भी हाल में सुनिश्चित हो कि बच्ची जिस स्कूल में अपना एडमिशन चाहती है, उस स्कूल में उसका एडमिशन हो। कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी? तो स्कूल जाएगी नहीं, आज तो गई ही नहीं है। जैसा 10 बजेगा रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ेगी हैं? क्या पढ़ती थी वहाँ? ABCD। हाँ, और शेर बच्चे शेर बच्चे शेर बच्चे हैं हम, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं, हम गाएंगे हम खाएंगे, हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। लखनऊ से उड़न सफरसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। बगावती सुर हो या फिर बगावती तेवर या ऐसा बयान जो कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मिलता ना हो, इन सब को अनुशासनहीनता में लिया जाएगा और बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में हिचकेगी भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इमेज को लेकर के, अपने विचारधारा को लेकर के अब कोई समझौता नहीं करेगी। ऐसे गुट, ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता करते हैं बयानों में और अपने या तो बगावती तेवर दिखाते हैं या बगावती सुर, और इन सब को लेकर के अब लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2027 में होने जा रहा है उसमें किसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी के संगठन नेता या किसी भी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से इस तरीके की गलती हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर के, उसके विचारधारा को लेकर के सवाल उठे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। मदरसों को लेकर के योगी सरकार लगातार न सिर्फ गंभीर है, बल्कि अगर कहें तो मदरसे को लेकर के 1100 करोड़ का बजट और सरकारी आंकड़ों में देखें तो 600 के आसपास मदरसे हैं जो कि सरकार के रजिस्टर्ड में लिखित हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं जो कि गैर सरकारी हैं, प्राइवेट हैं। अब सवाल ये है कि सरकार की एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर इनके पैसे कहां से आते हैं, फंड कहां से आता है। और जिस तरीके का एक चौंकाने वाला सच भी सामने आया है कि कहीं ना कहीं ये कैश पे चलता था, इसका कोई जमा पूंजी नहीं है, लेन देन में कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, ये एक नया एंगल आ गया है। एक तरफ सरकार लगातार एजेंसी के माध्यम से जांच करा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कह रहा है कि आखिर 9 साल हो गए हैं, मदरसों की जांच कब तक चलाएगी और मदरसों की जांच कब तक चलती रहेगी, ये जांच पूरी कब होगी। लेकिन सरकार मदरसों में एक तरफ पढ़ाई लिखाई को सुधारना चाहती है, तो दूसरी तरफ उसके फंड को लेकर के ये साफ करना भी चाह रही है कि आखिरकार मदरसों में फंड आ कहाँ रहा है और किस जगह से आ रहा है। कहीं देश के ऐसे ताकतें तो इसको नहीं भेज रही हैं जो कि देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करती हों। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। स्क्रैप माफिया रवि काना की जेल से गुपचुप तरीके से रिहाई के मामले के बाद अब नोएडा पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। नोएडा पुलिस की एक टीम बांदा में डेरा डाले हुए है और जेल से जिस वक्त उसको रिहा किया गया उस वक्त के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित नेपाल बॉर्डर तक नोएडा पुलिस की तैनाती है और ऐसे तमाम करीबी जो संरक्षण दे सकते हैं रवि काना को, उसके गैंग में शामिल है, उन सब की गतिविधियों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। इस पूरे मामले में लापरवाही समझते हुए बांदा के जेलर को
सस्पेंड कर दिया गया है और जेल प्रशासन की भूमिका की जांच डीआईजी रेंज प्रयागराज के द्वारा की जा रही है। राजेश श्रीवास्तव इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं जेल अधीक्षक पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो अपने पद पर बने हुए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वो पद पर बने रहने के दौरान किस तरीके से जांच होने देंगे, जांच को प्रभावित तो नहीं किया जाएगा। वहीं स्क्रैप माफिया की गिरफ्तारी को लेकर कई ऐसे जनपद हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वो छुपा हो सकता है। उन तमाम इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर है। वहीं पुलिस रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करने की तैयारी में, क्योंकि पिछली बार जब रवि काना को गिरफ्तार किया गया था तो वो विदेश भाग गया था और विदेश से उसको डिपोर्ट करके लाया गया था। फिलहाल पूरे मामले को लेकर माना जा रहा है कि जल्द ही रवि काना की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पुलिस द्वारा संगठित अपराध करने वाले स्क्रैप माफिया पर एक प्रभावी कार्रवाई की गई थी और इस पर कई मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और गैंग के कई लोगों को जेल भी भेजा गया था। गुपचुप तरीके से बांदा जेल से रिहाई के बाद पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का जो आय और इससे संबंधित जानकारी है वो मांगी गई थी। इसके लिए 31 जनवरी अंतिम तारीख दी गई थी, लेकिन करीब 68,000 कर्मचारियों ने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपा है। दरअसल प्रदेश भर में इससे भ्रष्टाचार से जुड़ी हुए जो तमाम ऐसी बार शिकायतें आती हैं, इन शिकायतों के भी मद्देनज़र ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी और अब फिलहाल मुख्य सचिव एसपी गोयल की तरफ से 31 जनवरी आखिरी तारीख दी गई थी, लेकिन 68,000 कर्मचारियों ने अपनी जानकारी नहीं सौंपी है, जिसके बाद उनके वेतन को रोकने की कार्रवाई की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। 14 साल के बच्चे ने मोमो खाने के लिए अपने घर का अलमारी खंगाल कर और बेच दिया सारा गहना। ये पूरा मामला देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र का है, जहां पे 14 वर्ष का लड़का जो कक्षा 7 में पढ़ता है, वो डुमरी के भगवानपुर तिवारी गांव का रहने वाला जो बच्चा मोमो खाने की लत ऐसी लग गई कि घर के गहने अलमारी से निकाल कर और 3 दुकानदार को जो मोमो बनाते हैं डुमरी चौराहे पे, उनको लाकर दे दिया और उनसे मोमो खा लिया। मोमो जिसकी कीमत मात्र अगर कही जाए तो कुछ रुपए थे, लेकिन जेवरात की कीमत लाखों रुपए से अधिक बताई जा रही है। मेरे बच्चे का नाम उमेश मिश्र है, वो भगवानपुर तिवारी का निवासी है। उसको मोमोज खाने की लत थी और वो जो था वो डुमरी में आके और दुकान थी डुमरी में, एक दीपक कुमार जो रामपुर का खाना का निवासी हैं और एक जो है और राकेश और पिंटू, वो तीनों लोग वो वहाँ दुकान चलाते थे और दुकान पे आके हमारा बच्चा मोमोज खाता था। खाने के पश्चात उन्होंने कहा कि तुम यहाँ अपने घर से जो लेके आओगे तो मैं तुम्हें फ्री में मोमोज खिलाऊंगा। उसको लड़के को हमारे बरगला के सारा गहना हमारा ले लिया गया, मेरी पत्नी का और मेरी बहन का सब लेके, और लेने के पश्चात क्या किया कि लगभग इस समय उसकी ऐसे में जब घर वाले अलमारी खोलकर जब अपने गहने बिको ढूंढना शुरू किए तो पता चला उसमें से गायब हैं। जब कड़ाई से घर में पूछताछ शुरू हुई तो बच्चे ने कबूल किया कि ये मैंने ही बेच दिया इन दुकानदारों से और मोमो खाने की वजह से। जब इसकी बात घर वाले थाने पे दिए और थाने ने इसकी जांच शुरू कर दी। देवरिया के थाना रामपुर कारखाना के ग्राम भगवानपुर तिवारी निवासी बिमलेश मिश्रा द्वारा तहरीरी सूचना देकर अवगत कराया गया कि उनके नाबालिग बेटे ने मोमोज खाने के लिए घर में रखे सोने चांदी के कई आभूषण मोमोज बेचने वाले को दे दिया है। उक्त के संबंध में थाना रामपुर कारखाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश के लिए अजरेश कुमार देवरिया। बहन की विदाई से पहले ही एक भाई ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला संभल के रायसती थाना क्षेत्र के जगत मोहल्ले से जुड़ा है, जहां पर कल आयशा नामक युवती की बारात आई थी। उसका भाई मेहमानों की सेवा सत्कार में जुटा हुआ था और मेहमानों की आवभगत भी कर रहा था। किसी बात को लेकर परिजनों से कहासुनी हुई और युवक ने खुद को घर में कमरे में बंद कर लिया और फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जो मेहमान खुशियों में शरीक होने आए थे, अब वो गम में भी शरीक होते हुए नजर आ रहे हैं।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसकी CDR निकालकर घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस घटना में क्या नया मोड़ सामने आएगा। अपने सहयोगियों के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट, संभल। यदि आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो संभल जाइए, क्योंकि भागलपुर में बर्ड फ्लू ने अपना दस्तक फैला दिया है। दरअसल 11 जनवरी को नौचा अनुमंडल अस्पताल के परिसर में लगभग 150 कौओं की मौत हुई थी। इसके बाद जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा कौओं का सीरम के जांच के लिए जो भोपाल भेजा गया था और वहां पर जो बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि की गई है। इसके बाद भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में लगातार नौचा के साथ साथ भागलपुर के कई ऐसे प्लॉटिफॉर्म को सैनिटाइज किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के जो भी कर्मी है वो सैनिटाइज होने के बाद ही अंदर उसको एंट्री कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्ड फ्लू अचानक से बर्ड फ्लू का संक्रमण बढ़ने से जो लोग यहाँ दहशत में हैं। हमारा जो अभी कौवे की जो मौत हुई थी 11 जनवरी को, उसको बहुत उस समय तो बहुत ठंड थे, तो हम लोग समझे कि पहले ये ठंड से मरी होगी। इसको हमने बाहर भेजा, इसका सैंपल कलेक्शन करके बाहर भेजा। अभी भारत सरकार से इसकी पुष्टि हो गई, बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको इस समय 11 तारीख को भी हमने इसको फुल सैनिटाइज किया था। ब्यूरो जर्नलिस्ट सुमित राज के साथ आलोक जाज, भागलपुर। कानपुर में GST अकाउंट में सेंधमारी कर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। यहां पर एक कारोबारी के GST अकाउंट के विवरण बदलने के बाद साथियों ने उससे GST रिटर्न हासिल कर लिया। दरअसल उन्होंने कारोबारी GST का मोबाइल नंबर और ईमेल ID बदलने के बाद उसके जरिए 70 करोड़ रुपए से अधिक का GST रिटर्न फाइल किया और 12 करोड़ 67 लाख रुपए की GST रिटर्न हासिल भी कर लिया। कारोबारी को इसकी जानकारी तब हुई जब वह अपनी GST ID से लॉगिन कर रहा था, लेकिन बार बार लॉगिन करने के बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा था। जिसके बाद उसे पता चला कि किसी ने उसके GST अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की है। जिसके बाद उसने मामले की जानकारी GST से संबंधित अधिकारियों को दी। बाद में उसे पता चला कि उसके खाते के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही उसके खाते से रकम भी ट्रांसफर कराने का काम किया गया है। इसके बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। प्रारंभिक जांच के बाद रावतपुर थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। न्यूज़ स्टेट कानपुर। गाजियाबाद में फर्जी पता दिखाकर एक ही पते पर 22 से अधिक पासपोर्ट जारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में डाकिया समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि डाकिया द्वारा पासपोर्ट की डिलीवरी के बदले 2000 रुपए लिए जाते थे। दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय की शिकायत पर शुरू हुई जांच में बड़े नेटवर्क की आशंका जताई गई। कभी कभी किसी बड़े अपराध का खुलासा बेहद साधारण सी जानकारी से होता है। गाजियाबाद में सामने आया है। फर्जी पासपोर्ट का ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। एक ही पते पर बार बार पासपोर्ट जारी होना और एक ही मोबाइल नंबर के इस्तेमाल ने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। जब परतें खुली तो पता चला कि जिन घरों के पते पर 22 से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए गए हैं वहां ना कोई रहता है और ना ही उन नामों का कोई व्यक्ति कभी दिखा है। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का कहना है जो और लोग हैं अगर इसमें मामले में जुड़े हुए पाए जाते हैं तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। इटावा के वन विभाग एरिया क्षेत्र में बनी मजार को लेकर तमाम बातें थी कि आज 2 तारीख को उर्स होना था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा आज इनको अनुमति नहीं दी गई और वन विभाग के द्वारा एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है और दंडनीय अपराध भी बताया गया। लेकिन हर वर्ष होने वाले उर्स को आज अनुमति न मिलने के कारण जो सवाल पैदा हो रहे हैं लोगों के अंदर, इनको 5 तारीख तक का नोटिस दिया गया है जिसमें इनको जवाब देना है कि इस मजार के किस तरीके के कागजात हैं। वहीं अगर वन विभाग की बात की जाए तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो वन विभाग के कर्मी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे कि कोई भी आम व्यक्ति अंदर जंगलात एरिया में ना जा सके। और जो मजार है, मजार के कागज अगर 5 तारीख तक नहीं दिखा सकते तो बुलडोजर की कार्रवाई होना तय मानी जा रही है।
इटावा से आशुतोष वाजपेयी, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ में पुलिस पर हमला करने और थाना फूंकने की नाकाम कोशिश करने वाले 23 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार, 9 महिलाएं भी शामिल। दरअसल मानिकपुर थाना क्षेत्र के साहूमई में सूरज श्रीवास्तव नाम के एक युवक की संदिग्ध दशा में जहर खाने से सोमवार को मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने मामले में प्रधान समेत कुछ लोगों पर हत्या का साजिश रचने का आरोप लगाया और मामले की शिकायत जब पुलिस से की गई तो पुलिस ने आनंद फानंद में एफआईआर दर्ज किया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन अड़े रहे और शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद सोमवार शाम जब पुलिस बल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने की कोशिश की गई तो इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। झड़प इस कदर बढ़ी कि कई पुलिसकर्मियों को इस दौरान बवाल में चोटें भी लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं और उनका भी इलाज चल रहा है। अब पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले में कड़ा प्रहार करते हुए कुल 23 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले पुलिस बल द्वारा ग्रामीणों के ऊपर पथराव किया गया, उन्हें मारने की कोशिश की गई, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल पर भी पथराव और मारपीट किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं, जबकि ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने अब मामला दर्ज किया और 23 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव उपाध्याय के साथ मैं विजय स्मिथ, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़। मुंबई क्राइम ब्रांच ये तलाश कर रही है कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग क्यों की गई और साथ साथ बिश्नोई गैंग के ऊपर रोहित शेट्टी टारगेट पर क्यों आए। सलमान खान के साथ जो भी काम करेगा या फिर सलमान खान को जो भी मदद करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसी धमकी जो है बिश्नोई गैंग के गुर्गे लोनकर ने इससे पहले दी थी। लेकिन रोहित शेट्टी और सलमान खान का अगर नाता देखें तो वो ज़्यादा दोस्त भी नहीं है और उसी को लेकर पुलिस ये तलाश कर रही है, क्राइम ब्रांच ये तलाश कर रही है कि रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग हुई है वो क्यों हुई है। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। उसके बावजूद पुलिस की 3 टीम जो है वो फिर से पुणे चली गई है। पुणे जाकर वो 4 लोगों के साथ किसके किसके संबंध थे, जो 4 आरोपी पकड़े गए उसकी तलाश करेगी और साथ साथ जो 4 लोगों के नंबर है यानी 4 आरोपी के फ़ोन नंबर से जो भी नंबर मिले हैं उनकी भी तलाश करेगी। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी ठीक उसी तरह रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई थी। 4 आरोपियों में से एक ने स्कूटी लाकर घर के सामने रखी थी और एक ने जो है वो फायरिंग की थी। पुलिस ने इस सारे मामले में, मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस सारे मामले में तकरीबन 50 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है वो तलाशे और उनमें से ये 4 लोगों को फ़ोन रिकॉर्ड के ऊपर यानी फ़ोन कॉल के ऊपर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रोहित शेट्टी बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आने के बाद और भी बॉलीवुड के सितारे जो है वो बिश्नोई गैंग के टारगेट पर है या किसी को धमकी दी गई है, ये तलाश जो है मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि लोनकर ने जिस प्रकार से धमकी दी है कि हमारी बात अगर कोई नहीं मानेगा तो हम घुसकर मारेंगे, बेडरूम में घुसकर मारेंगे, इस प्रकार की धमकी किसे दी गई है और लोनकर या बिश्नोई गैंग का इसके बाद का जो टारगेट वह कौन है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। दरअसल पड़ोसी मुल्क ने इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान की टीम इस बार ICC T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो ज़रूर लेगी, लेकिन 15 फरवरी को जो मैच इंडिया के साथ होना है उसके लिए मैदान पर नहीं उतरेगी और इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं करेगी। आपको बताएं कि ICC ने साफ कह दिया है कि इस फैसले पर PCB को दोबारा विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक हो सकता है ये फैसला। आपको ये भी बता दें कि 15 फरवरी को जो है वो भारत पाकिस्तान का मैच था, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर पाकिस्तान और भारत का ये मैच होता है या नहीं होता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विशाल पांडे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट किया है। दरअसल मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। पूरे जनवरी की अगर हम बात करें तो औसत से न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी अंतर था और अधिकतम तापमान में भी काफ़ी अंतर था। जनवरी के महीने में फरवरी जैसा मौसम हो गया था
और लोगों को लग रहा था कि ठंड से उन्हें राहत मिल गई, लेकिन एकाएक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ और उत्तर प्रदेश के कई शहरों का मौसम बिगड़ा। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह ओलावृष्टि हुई, कई जगह बारिश हुई, जिसकी वजह से ठंड वापस लौट आई थी। अब मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि आने वाले 1-2 दिनों में फिर इसी तरह की परिस्थिति बन सकती है। लखनऊ से उड़ेल सफर हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 10 उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।